गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग आ गए हो, दो आ गए हो तो वे भी बाकियों को भी बुलाओ। 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ, सो दैट आई कैन स्टार्ट। राइट, गुड गर्ल। Structure formed during information। बस यहीं पे ले लूंगी मैं, कोई भी नहीं बैठा हुआ शोर करने के लिए, तो मैं इधर ही ले लूंगी। ले लो। ओके, इसके अंदर नीचे करके सब नीचे पड़ी गर्म कर लेना है इसको। दाल भी है उसमें। ओके, रोटी इसमें से गरम गरम ले लो। ये गरम करके लिया ना, तो गरम रोटी इसमें से ले लो। फ्रिज में ना रखूं बाकी सब कुछ? नहीं, रहने दे, कुछ नहीं होता। ये छोटा मुझे दे दो इसको। आपने तो पालक नहीं खाना ना? नहीं, मैंने नहीं खाना, मैं आप ही के लिए लेकर आई। चावल भी तो डाल के खा सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने पालक नहीं खाना। रोटी गरम है ना? हाँ, रोटी है। बता। आपने वीरा को आज लिंक कराया हुआ था? हाँ, बकायदा कराया हुआ था? हाँ, 10 से 11 है ना उसके साथ। मेरा वो कैलेंडर पकड़, वो कैलेंडर पकड़। क्या? मैंने आपको कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं कहना मुझे, मौके इसलिए भी कहना क्योंकि आप ना बात होल्ड नहीं करती हैं, आप बता देती हैं। अच्छा, क्यों? वो कुछ ये किसी और को भी कह के गई है? हाँ जी, नसरीन ने रिटर्न में रिलीज कराया और नसरीन ने फिर भी कर दिया कि मेरा लेक्चर बता दो, और वो आप कर रही हैं ऑलरेडी। हालांकि आपने रिलीज नहीं कराया और नसरीन ने कराया। ये मेरे से करवा के गई है 10 से 11। ये देखो, साइन करवाया उसने मुझसे। मुझे नहीं पता ये पुराना उसने मेरा नहीं, उसने मुझसे साइन करवाया। बकायदा भी चाहिए चुप हो जाओ, मुझे जुबैदा ने वार्निंग देके भेजा है कि अब आपने मैंने आपसे बात नहीं करनी, तो इसका मतलब मैं क्लास में भी लूंगी, वो भी लेगी? अच्छा, आपने जुबैदा से बात नहीं करनी, मुझे वार्निंग दी है। अच्छा, फिर खबरदार ये बात निकली, कुछ भी हो जाए आपने बात नहीं करनी। हुआ पता है क्या जैसे? हाँ, मैंने लेक्चर अपने पढ़े, तो वो करना नहीं चाहिए। अच्छा, तो उसने रिक्वेस्ट की, कभी मुझे कोई लेक्चर दिला दे, कभी कोई आपका वाला लेक्चर उसने फिर मैडम को रिप्लाई कर, चलो उसने बोलो कंटिन्यू कर। मैंने कहा वो ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन वो कैसे ले रही है? कहती है देखो रिटर्न में तो उसने रीड कराया हुआ है। मतलब उसने वो देखो, बात सुन, 3 से 4 राफेल लिखा हुआ है। राफेल तो 3 से 4 का। अच्छा, मैं क्लास का ही की है। मैम जी, ये आपके पास पुरानी चीजें हैं। नहीं, मैंने तो आपने गलत लिखे हैं। ये 3 से 4 राफेल का क्या? 3 से 4 आपने, आपका पहले का कुछ होगा। तो राफेल क्यों लिखा मैंने? मुझे नहीं पता आपने क्यों लिखा, ये आप गलत लिख लेती हैं रिमाइंडर। नहीं यार, मैं पूछ के लिख रही थी, ऐसे नहीं लिखा। और ये देखिए HN1 जो है, मैंने लेना है 2 से 3 नसरीन का। वो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 20 तारीख एनीवेज मैं आपको बताऊं। अच्छा, अब आपने इस बारे में तो कोई नहीं बात करनी। ये मैंने क्लास ले रही हूँ कंटिन्यू। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि नसरीन तेरा था या मेरा था। अच्छा। अगर वो आपको कुछ पता कहेगी भी तो कहना नहीं, मैंने उसे रिलीव किया हुआ। चलो बेटा, हम लोग शुरू करें अपनी क्लास। कॉर्न्स डिजीज ठीक हो गया सबको? वेरी गुड मॉर्निंग। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। कॉर्न्स डिजीज ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और सारी एब्डोमिनल की हमारे पास ये पढ़ी है। इसके साथ हम पढ़ेंगे कोरेक्टल एब्सेस, एनल फिशर और एनल फिस्टुला। ठीक है, फिर बाद में सारा एनल एनल पढ़ेंगे हम। अभी हम इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, सो कॉन्स डिजीज है, ये आप उसके पिक्चर से भी देख सकते हैं।
और हम पढ़ेंगे कौन इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इसकी वो कहती है कि ये एक क्रोनिक किस्म की इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, आईबीडी। ठीक हो गया। ये जो हमने अब तक कितने बहुत सारे पढ़े, डाइवर्टिकुलाइटिस पढ़ा हमने, इंटेस्टाइन क्या कहते हैं ये, पेरिटोनाइटिस पढ़ा हमने, अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ा हमने, क्या कहते हैं और क्या कुछ पढ़ा हमने, कोरेक्टल कैंसर पढ़ा, अपेंडिसाइटिस पढ़ा। थैंक यू। राइट, सो अभी हम पढ़ेंगे कॉर्न्स डिजीज क्या है। ये भी इंटेस्टाइन का एक मेजर किस्म का, क्रोनिक किस्म का आईबीडी है। इसकी इटियोलॉजी बिल्कुल अननोन है और ये किसी भी हिस्से में हो सकती है, आपके मुंह से लेके रेक्टम तक, एनस तक। ठीक है। सो इसकी जो तकलीफ है, ये आईबीडी जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये आपका जीआईटी ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। नाउ लुकिंग एट दिस पिक्चर, ठीक है, एक पिक्चर में आपको ये ब्लॉक नजर आया है और इस ब्लॉक में एक छोटा ब्लैक ब्लॉक है। उस ब्लॉक को उन्होंने जूम करके बाहर निकाल दिया। अब उस जूम में आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के आपको ये दाने 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 किसी किस्म के कार्बन से नजर आ रहे हैं, दीज आर कोबलस्टोन्स। ठीक है, that appears in the mucosal surface due to the liner ulceration। इसके अंदर, इस लाइन के अंदर, इसकी लाइनिंग के अंदर क्या हो गया है, अल्सरेशन हो गया है। इसी ये जो गॉबल स्टोन्स हैं, इससे थोड़ा सा नीचे अगर आप देखो तो आपको हॉरिजॉन्टल किस्म के लाइनिंग्स नजर आएंगे। ठीक हो गया। दोज आर नॉर्मल पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब ये जो आपको छोटे छोटे कार्बंकल से नजर आ रहे हैं या जो आपको स्टोन से नजर आ रहे हैं, दीज आर गॉबल स्टोन। ठीक, अब आपको ये जो व्हाइट हिस्सा नजर आ रहा है, ये इसके, ठीक है, नैरो, वो थिकन वॉल है। दिस इज द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, जो कि क्या हो गई है, थिक हो गई है। थिक होने से क्या हो गई है, नैरो हो गई है, जगह तंग हो गई है, उसने अपना रास्ता बाहर की तरफ निकाल दिया। ठीक है, नो, चल दे दो फिर, मेरे उसमें पड़ी हुई है कागज उसमें सारा। कोई बात नहीं। ओके, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर आप गौर से अगर इसको देखें, ये जो आपको साइड से ये फूल सा पत्ता सा निकल आया, ये दीज आर ऑल, रुकैया क्यों ऐसी शक्लें बना के भेज रही है बच्चा, मैं बता रही हूँ ना, ये एब्सिस है। ठीक है, ये जितनी इन्फ्लेमेशन अंदर हुई है, ठीक है, इसने क्या किया, क्योंकि रास्ता तंग हो गया, उसने अपना रास्ता बना लिया। अपना रास्ता बनाया तो वो रास्ता जो है वो काय का है, एब्सिस का है। हो गया, आगे चलो। ना डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज एन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। सो आप इसको, हमने आईबीडी एक जगह पढ़ी थी जिसको हमने कहा था इरिटेबल बाउल डिजीज। ठीक है, सो इरिटेबल बाउल डिजीज वो तो है, इरिटेबल ही है, ये इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, जो क्रॉन्स डिजीज है ये इन्फ्लामेटरी है। ये इरिटेबल भी कह लो, लेकिन इन्फ्लामेशन चूंकि उसमें ज्यादा है, इसलिए हम उसको कहते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। It causes inflammation of your digestive tract, which can lead to abdominal pain। ठीक है, अब जहां पे इन्फ्लामेशन है वहां पर क्या होगा, एब्डोमिनल पेन भी है, डायरिया भी है, क्या है इसके अंदर। ठीक है,
ओके, सीवियर डायरिया होगा, फटीग होगी, वेट लॉस होगा एंड malnutrition। अब आप गौर से देखो, अगर आपको डायरिया हो रहा है, malnutrition हो रहा है और साथ साथ आपको उसके साथ डेफिनेटली वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, डायरिया, वॉमिटिंग, malnutrition, खाना नहीं खा रहे हो, तो जब ये कुछ नहीं करोगे तो आपका वजन तो ऑटोमेटिकली गिरेगा ही गिरेगा। उसके साथ साथ जब आपका वजन गिर रहा है तो आपको क्या हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, कमजोरी आ गई आपके अंदर, राइट। सो दिस व्हाट ऑल कॉजेज। आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि ये बहुत इजी हो जाता है। इन्फ्लामेशन है तो क्या होगा, आपको इन्फ्लामेशन के साथ दर्द होगी जरूर। अब हम एब्डोमेन की बात कर रहे हैं तो हम एब्डोमेन से रिलेटेड उसके साथ हम बात करेंगे। डायरिया, malnutrition, abdominal पेन, ये सारा कुछ मिला के क्या कर रहा है, आपका वजन भी कम कर रहा है। तो वजन कम कर रहा है तो आपको फटीग भी हो रही है। डेफिनेशन याद हो गई, अपने लफ्जों में याद करोगे ना, जल्दी याद हो जाएगा ना। कैरेक्टराइज्ड कैसे होगा ये, ठीक है। ये तो फोकल है, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फोकल, एसिमेट्रिकल, ट्रांसम्यूरल, ठीक है, इन्फ्लामेशन। ये चीजें उसके अंदर पाई जाएंगी। अपा हाथ के साथ कर, शोर नहीं कर। फोकल इज सेंट्रल, ठीक है, एसिमेट्रिकल, इरेगुलर। अब अगर आप ये साथ वाली तस्वीर देखो कौन सी डिजीज की, ये वाला जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की उन्होंने तस्वीर बनाई है, ठीक है। अब इसी ल्यूमन को जहां पर एरो मारा है तो ये आपको ऐसे चमगादड़ सी कोई चीज नजर आ रही है, दैट इज इरेगुलर, ठीक है। इरेगुलर उसका आपको वो नजर आ रहा है। ओके, ट्रांसम्यूरल क्या कहता है वो मैंने नीचे आपको लिख के बता दिया है। इसका ये थोड़ा सा जो ब्लैक कलर में है, इट इज एग्जिस्टिंग और अकरिंग अक्रॉस द एंटायर वॉल ऑफ एन ऑर्गन और ब्लड वेसल, ठीक है। ये सारा ट्रांसम्यूरल है, याद हो गया। अब अगर उससे नीचे आप इंटेस्टाइन की शक्ल देखो तो क्या है, ये देखो आप, जो रेड पार्ट है वो सारा निक्रोस हो गया है उसका, चूंकि वहां पर इतनी उसकी नरिशमेंट नहीं है तो क्या हो जाता है, यहाँ से ये सारा सारा निक्रोस्ट हो गया है, राइट। सो उस निक्रोस्ट हिस्से को निकाल निकाल के डॉक्टर क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं आपस में, इसकी एनास्मोसिस कर देते हैं। दे कट ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, ठीक है, ऐसे क्लैंप करके सीजर के साथ उनको काट देते हैं एंड देन दे स्टिच द होल थिंग टुगेदर, ताकि उसका जो जो तो सही पार्ट है वो जाके इस तरीके से एनास्मोसिस हो जाए और फिर उनकी सर्कुलेशन ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा डाइट कंट्रोल, थोड़ा सा वो जब तक बाउल साउंड एक्टिव नहीं हो जाते तब तक थोड़ा सा एनपीओ रखते हैं, राइट। बाहर ये अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है। एक तो वो सेंट्रल है, इरेगुलर है, ट्रांसम्यूरल है और इन्फ्लामेटरी है। ये ग्रैन्युलोमा जो है, इट इज, ये आप देख सकते हैं ग्रैन्युलोमा क्या था, हमने ट्रांसल्यूमन पढ़ा और उसके साथ साथ या फिर ग्रैन्युलोमा है। उसमें इज एन इन्फ्लामेशन फाउंड इन मेनी डिजीजेस, ठीक है, बहुत सारे डिजीजेस में आपको मिलेगी। और ये क्या करती है, इट इज द कलेक्शन ऑफ इम्यून सेल्स नोन एज हिस्टोलाइट्स, माइक्रोफेजेस है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी भी आ गई बीच में। Granulomas forms when the immune system wall off, attempts to wall off मतलब shed off, wall off substances it perceives as foreign but an unable to eliminate। अब ये उसको आप perceive कर सकते हो जो कि बाहर की चीज अंदर आ गई है, लेकिन वो जो बाहर की चीज अंदर आ गई है
वो फिर बाहर नहीं जाती है, एलिमिनेट नहीं होती है। ठीक हो गया? इसको ग्रैनुलोमा कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, एज हिस्टोलाइट्स जो मॉर्फेजेस हैं। अब ये जो ग्रैनुलोमास हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं? इम्यून सिस्टम को, जो कि अटेम्प्ट सिस्टम टू अटेम्प्ट टू द वॉल ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। ये अंदर इम्यून सिस्टम में जाके आपके जो स्टार्ट शेडिंग ऑफ, ठीक है, ये बाहर की वो बलाएं जो अंदर दाखिल हो गई है और अब अंदर से बाहर नहीं जाती, बस ये बलाएं, ठीक है। और अंदर ही वो इन्फ्लामेशन बनाती रहती है, बनाती चली जाती है। और जो ल्यूमन है, जो वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन है, उसमें क्या हो जाने शुरू हो जाती है, ग्रोथ शुरू हो जाती है। नैरो ल्यूमन को वो नैरो कर देता है। अब आपका पैसेज कम हो गया है, एब्सेस वहाँ मौजूद है, एब्सेस बंद, वो निकल के बाहर की तरफ एब्सेस वॉल से बाहर आ जाता है। अच्छा, it may affect any part of the gastrointestinal tract, but particularly terminal ileum and proximal colon. अब इस ये कहीं भी हो सकता है आपके, ठीक है। हमने शुरू में पढ़ा था कि ये कौन डिजीज जो है, ये स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ टिल रेक्टम, ये कहीं भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर हमने देखा कि ये टर्मिनल एरिया में जाके सबसे ज्यादा काम करते हैं। टर्मिनल एरिया में जाके थोड़ा सा वो जो आपके कंटेंट है वो खड़े रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो फिर थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। पर एनीवे ये आपके कोलन के प्रॉक्सिमल एरिया में चले जाते हैं ज्यादातर। Disease is restricted to the small bowel in 30% of patients and large bowel in 30% of patients. 40 of the patients have involvement of the small and large bowel. ठीक है, हम प्रीवियस तस्वीर की तरफ जाते हैं। ये वाली तस्वीर जो आपको ये इंटेस्टाइन में ये रेड रेड नजर आ रहा है, पूरा इंटेस्टाइन नजर आ रहा है, हम इसकी बात करते हैं। ये हमने कहा था कि माउथ से लेके इंटेस्टाइन के आपके एनस तक कहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये आपका इस एरिया को कहीं भी स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये प्रॉक्सिमल एरिया है आपका, प्रॉक्सिमल एरिया, ठीक है, ये इन हिस्से में ज्यादा होती है जो कॉर्नर्स पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर बैठकर ये, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड स्मॉल बाउल में 30%, लार्ज बाउल में 30% और लार्ज और स्मॉल दोनों में वो 40%। तो हमारा 100% पूरा हो गया। फिस्ला एंड स्ट्रिक्चर में आकर, अब उस तस्वीर में आपने फिस्ला तो नहीं देखा, फिस्ला देखा आपने जिसने एब्सिस बना लिया, ठीक है। और स्ट्रिक्चर में आकर वहां पर आपको स्ट्रिक्चर्स भी, थैंक यू बेटा, आपको वहां पे स्ट्रिक्चर्स भी नजर आए। ठीक हो गया? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए? जहाँ भी समझ में ना आए बेटा जस्ट मेंशन इट। Now, unlike ulcerative colitis, there may be an unaffected bowel between the areas of active disease, skip lesions. ठीक है, हमने उस तस्वीर में जगह जगह पे हमने निक्रोज देखा, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरह उसने कहा कि ये क्या हो जाता है, अनलाइक उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ हमने एक पार्ट देखा था, इसके अंदर दो मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा कि ये लीजन्स बन जाते हैं और फिर उसका जो एरियाज है इन बिटवीन, उसमें वो क्या करते हैं, उस एक्टिव डिजीज को हम स्किप लीजन्स में, यानी कि यू स्टार्ट स्किपिंग, यू नो, अल्सर पार्ट निकाल दिया, स्किप कर दिया और उसकी एनास्टोमोसिस कर दी। जो आपकी कॉर्नर पे है कोलन पे, उसको स्किप किया, उसको एनास्टोमोसिस किया। तो इस तरीके से करके वो क्या करते हैं, ये उन्होंने कहा कि मे बी अनइफेक्टेड बाउल को हम
आपस में जोड़ देते हैं और अफेक्टेड को हम निकाल देते हैं। The clinical course is characterized by exhibition and remission. वही हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हमने ये पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एक्सेब्रेशन है और रिमिशन है, उसको दोबारा से जोड़ दिया ताकि वो अपना डाइजेस्टिव ट्रैक का काम करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इंटेस्टाइन्स, ठीक है। गैस्ट्रोड्यूडेनल में उन्होंने कहा 5% है, ठीक है। ये जो राइट कोलन है 35% है। ये छोटा सा इसके साथ आपको एक पोनीटेल सी नजर आ रही है, दैट्स अ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी छोटी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इसके अंदर 5%। डिस्टल ल्यूमन जो है दैट इज 35%। अब अगर गौर करो तो ये सारे आपको छोटे छोटे जो है डिस्टल एंड नजर आ रहे हैं। कोलन अलोंग 20%, इस कोलन के बीच में आप देखो तो ये 20% हो सकता है। वेरी गुड, ओके आगे चलते हैं। Now what are the risk factor? अब ये जो कुछ हो रहा है, इस होने ये जो कॉन्स डिजीज है उसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? इंफेक्शियस एजेंट आ जाते हैं बीच में, माइकोबैक्टीरियम, पैराट्यूबरकुलोसिस, सुडो, ये लिस्टेरिया एंड ऑल बीन इम्प्लीकेटेड। ये सारा आपका माइक्रोबायोलॉजी आ गई है बीच में, ठीक है। तो एजेंट्स को याद रखो कि इसके एजेंट कौन है। रिस्क फैक्टर में योर कीवर्ड इज एजेंट। हु आर द एजेंट्स? माइकोबैक्टीरियम, पैराट्यूबरकुलोसिस इज योर एजेंट। अगर आप उसका एक या दो और सुडो मनास, ठीक है, ये आप दो भी अगर याद कर लो इसके जो एजेंट हैं, दो एजेंट को भी पकड़ के रखो ना तो आपको पता लग जाए, सारा कुछ बोल देगा ये कि इसके साथ और कौन कौन था। तो दो याद रखना। देन और अगर याद रखना है तो आप ये तीनों चारों को याद कर सकते हो। इंक्रीज इन TNF, अल्फा, हाई फैट डाइट एंड जेनेटिक mutation have all been mooted as possible causes. चलो TNF को भी आप याद रखें। इसके TNF का मैंने कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा। ओके आगे चले। एपिडेमोलॉजी आ गई है इसकी, ठीक हो गई है। एपिडेमोलॉजी क्या कहती है? इसकी इंसिडेंस जो है वो 9.56 पर 100,000, ठीक हो गया। प्रिविलेंस है इसका 115,000 इन यूके। एज ऑफ ऑनसेट 2 पीक्स है इसकी, ठीक है। 2 पीक्स मतलब जो पहले नंबर पे आ रहे हैं। एक तो 15 से 30 साल की उम्र है, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, और एक जो है वो 60 से 80 का। अब इसमें वो उन्होंने कहा कि ये जो ज्यादा है, हमने पहले भी अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी हमने देखा था कि ये जो 30 इयर्स की एज है, इसके अंदर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बहुत कॉमन है। तो ये जो है ये सारा जंक फूड और ये पता नहीं क्या कुछ ये लोग खाते हैं, ये उसका नतीजा बनता है। मैं तो परेशान हूँ इस बात से कि ये जो कोरिया और चीन में लोग डब्बू और पता नहीं कीड़े और मकोड़े खाते रहते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, ठीक है। ओके, सो बाय द टाइम वो लोग 60 to 80 इयर्स में पहुंचते हैं अपने लेट एजेस पे, तो वहां पर क्या होता है कि उनका जो क्या कहते हैं बीमारी और बढ़ चुकी होती है, ठीक है। ओके,
फीमेल में हम कहते हैं, फीमेल में हम जो मेल 1.8 रेशियो 1.8 रेशियो है, ठीक है। चिल्ड्रन इज रिवर्स्ड। आउच। तो 11 बजे तक है ना आज? हाँ जी, ठीक है बेटा। यहाँ तक ये तो सिर्फ उन्होंने एक छोटी सी एपिडेमोलॉजी बताई थी, आपकी जनरल नॉलेज के लिए काफी है कि ये इतना ज्यादा बीमारी जो है इट्स कॉमन। Here you can see the healthy colon, ulcerative colon and Crohn's disease. ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हमने अपने कल के लेक्चर में अल्सरेटिव कोलाइटिस में पढ़ा था कि ये आपको इस जख्म से नजर आ रहे हैं। अब अगर आपने इसको यहाँ पर नहीं संभाला तो क्या होगा, Crohn's डिजीज, इसमें छोटे छोटे स्टोन लाइक जो कार्बंकल से हैं ये भर जाएंगे और इसकी जो वॉल है, ठीक है, जो आपका जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो थिकन होनी शुरू हो जाएगी। अब जब वो थिकन होगी तो आपका ल्यूमन जो है वो टाइट होता चला जाएगा। ठीक हो गया? ओके। एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पिंग है, स्वेलिंग है, ठीक है। अपने पेट को देखो, आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए इंटेस्टाइन तो यहीं पे पाए जाते हैं आपके, ठीक है। फिर आपको मुरोड़ पड़ रहे हैं। अब मुरोड़ क्यों पड़ रहे हैं? इन्फ्लामेशन है अंदर, ठीक है। हाथ में अगर कभी कोई छोटा सा पस वाला दाना पड़ जाए तो उसके अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई तोता काट रहा हो, दर्द होती है ना। तो ये तो छोटा सा एरिया, आपका एब्डोमेन इतना बड़ा है, उस एब्डोमेन के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर ये सारे ये बन गए हैं, तो क्या होगा कि आपको क्रैम्पिंग पेन होगी, इसके साथ साथ स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो भी थिकन होती चली जा रही है। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ अब क्या है, एब्सेस भी बन रहा है। एब्सेस जहाँ पर बना हो वेरी पेनफुल, ठीक है। आप लोगों को अंदाजा होगा इस बात का कि अगर कहीं कोई थोड़ा सा भी एब्सेस हो तो पेन होती है। मेरी आवाज क्लियर हो गई बेटा? मैंने आवाज और ऊंची की है। अब क्या है, उसके साथ साथ हमने देखा कि एब्सेस है तो जरूर उसके अंदर थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होगी, पार्शियल ब्लड भी होगा, ठीक है। तो अनीमिया भी हो रहा है। इन्फ्लामेशन जहाँ पर होगा तो वहाँ पर क्या है, फीवर भी है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग की वजह से हमने देखा कि एनीमिया भी हो रहा है। देन देयर इज जॉइंट पेन। अब वो एजेंटों में से पता नहीं कौन सा एजेंट जाके आपके गिट्टे गोडों में जाके बैठ जाता है तो वहां पर भी वो तकलीफ पहुंचाता है। सारी तो आपकी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हुई है तो मैल एब्जॉर्प्शन भी है, ठीक है क्या। परसिस्टेंट और रिकरेंट डायरिया भी होता रहेगा क्योंकि थोड़ा सा आपने खाना खाया नहीं तो फिर आपका डायरिया हो गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमने देखा था कि डायरिया ज्यादा होता है, कभी डायरिया होगा, कभी बिल्कुल ही लूज स्टूल आने शुरू हो गए, बिल्कुल बंद हो गए, पास्टर सेल्स आ रहे हैं उसमें। तो हमने थोड़ा सा उसके साथ भी कोरिलेट करना है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ भी। सो ये या तो लगातार ऐसे डायरिया रहेगा तो या फिर रिकरेंट, फिर ठीक हो गया फिर से हो गया, ठीक हुआ फिर से हो गया, तो इस तरीके से भी होगा। स्टमक अल्सर, ठीक है। अब यही अल्सर को अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो यही अल्सर चलता चलता इसके एजेंट आपके जाके स्टमक में भी बैठ जाते हैं, ठीक है। अब जब ये एजेंट जाके आपके स्टमक में बैठ जाएंगे तो वहां पर भी अल्सर करेंगे। जब वहां पर अल्सर करेंगे तो आपको वॉमिटिंग भी होगी। अब खाना आप खा नहीं रहे हो कि पेट में दर्द है, आपको फीवर है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, मेल एब्जॉर्प्शन में आपका खाना पहला वाला तो हजम हुआ नहीं है तो आपने और खाना खा लिया तो बुरी बात हो जाएगी, फिर क्या होगा, डायरिया लग जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ वेट लॉस है। हो गया, आगे चले।
there you see कॉन्स डिजीज है, इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है इसकी, बट स्टिल देन आप लोग अपना वो खोलोगे तो आपको मिल जाएगा ये तस्वीर भी अच्छी सी। अल्सरेटिव एंड बाइल डक्ट इन्फ्लेमेशन हो गई। इंटेस्टाइनल में आपको क्या मिल जाएगा, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, क्रैम्पिंग है, अल्सर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये आपका एब्डोमेन है। तो अगर आपने इसको अच्छे से याद रखना है और सीखना है तो एक अपनी किताब में डमी सी बना के इसके अंदर आप देख के आप उसको सीख सकते हैं। और ये सीखने का बड़ा अच्छा तरीका होगा कि आप उसको लेबल करोगे, खुद से रब कर दो, फिर खुद से लिखो, फिर रब कर लो, फिर खुद से लिखो, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और इसी डेफिनेशन के अंदर आप ये सब कुछ भी डाल सकते हैं। आई से शुरू किया उसने, आपका इन्फ्लेमेशन, आपकी आंख खराब है तो आपकी आंख के साथ साथ आपका मुंह भी खराब है, आपकी स्किन में सोर्स आ रहे हैं, स्टमक की में आपका जो खाना हजम नहीं हो रहा तो वो वॉमिट हो रहा है, फीवर होगा, वेट लॉस होगा, डिक्रीज एपिटाइट होगा। डन। फिर आपके पास आ गया जॉइंट पेन, ये आपका यहाँ साथ ही आपके थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपके जॉइंट पेन भी होगा। सो व्हेन यू मेक छोटा सा डमी बना लो खुद से, ठीक है, और उसके अंदर आप उसको लेबल करते चले जाओ कि ये उसका माउथ है, ये इसका जो स्किन है, ये इसका स्टमक है, ये इसका लिवर है। आप उसको दाएं बाएं, जो चीज राइट पे जा रही है उसको राइट पे लिखते जाओ, जो चीज लेफ्ट पे जा रही है, और यहाँ तक कि उसका रेक्टल ब्लीडिंग भी हुई है। हो गया? दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। अब आप उसको एग्जामिन करोगे तो एग्जामिनेशन में आपको अंका नो, मेरे सारा बाल मुंह पे आएगा, ये लेट इट गो, थैंक यू, ठीक हो गया। नाउ जनरल हेल्थ में आपका इल हेल्थ नजर आएगा। आप देखते ही बाज लोग बीमार होते हैं, देखते ही पता लग जाता है यार तू बीमार है कि नहीं मैं ठीक हूँ। वो ठीक नहीं होते हैं, उनकी शक्ल से ही पता लग जाता है कि दे आर नॉट फीलिंग वेल। वो तेरा वजन भी कम हो गया, खाना नहीं खा रहे हो, डिहाइड्रेटेड लग रहे हो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू ऑब्जर्व ऑन एग्जामिनेशन, योर असेसमेंट, ठीक है। यू एज ए नर्स शुड बी अ क्रॉनिकली नहीं होते हैं जो लोग मशकूक निगाहों से देखते हैं, ठीक है। तो अपने पेशेंट को मशकूक निगाहों से देखा करो ताकि पता लग जाए वो तेरा तो मुझे तबीयत अच्छी नहीं लग रही, तेरा वजन भी गिर गया और तू डिहाइड्रेटेड भी लग रहा है। जब बैठ मैं तेरा ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ, ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसका ब्लड प्रेशर भी कम है। आपने उसकी क्या कहते हैं हार्ट बीट चेक की तो वो भी भाग रही है जोर जोर से, टैकीकार्डिया हो रहा है। फिर आपने कहा ये ठीक नहीं है, हाथ लगाते ही आपको फील हुआ कि ये तो यू आर फीवरिश, ठीक है, लेट मी चेक योर टेम्परेचर। जब आपने उसका टेम्परेचर चेक किया तो आपको उसको पायरेक्सिया हाई ग्रेड फीवर मिला, ठीक हो गया। ओहो तेरी तो इसमें हालत अच्छी नहीं लग रही, लेट तेरा पेट चेक करो। चलो जी, आपने इसको लटा दिया। आपने क्या किया, उसको एब्डोमेन के जैसे हल्का सा पैल्पेट करने के लिए हाथ रखा, पेशेंट ने जल्दी से अपनी टांगे खींचने की पेन होती है। आप कहोगे कि नहीं मैं बहुत आराम से हाथ रख रही हूँ, फिक्र नहीं करो। तो जब आपने उसको पैल्पेट किया तो आपको क्या लगा, एक आपको टेंडरनेस मिली क्योंकि टच टू पेन है, ठीक है। और फिर जब आपने हल्का सा बहुत जेंटल हाथ रखा तो आपको फील हुआ कि उसका तो पेट पिल पिल कर रहा है, डिस्टेंशन है, ठीक है। एब्डोमेन पे हाथ रखते ही उसको टेंडरनेस आपको फील हुई, तो जब टेंडरनेस फील हुई तो आपने कहा, और उसके अंदर आपको ऐसे हाथ करके when you feel with your fingertips, ठीक है, यू फील लाइक इसके अंदर तो गोले हैं, तो क्या बंटे खाता रहा है, ठीक है। यू कैन आस्क कि ये आपका कब से हो रहा है, एंड देन यू सी डॉक्टर गोज फॉर एनल एंड पेरिनियल लीजन्स को चेक करेंगे।
जैसे ही वो रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, वो ग्लव्स पहन के रेक्टल एग्जामिनेशन किया तो आपके डॉक्टर के हाथ में पस और ब्लड फील होगा, क्योंकि अंदर पस है, फिश एब्सेस है। ठीक है, या तो उनको अंदर ही फील हो जाएगा कि देर इज समथिंग पिल 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 यू नो लाइक एब्सेस, तो उसको पता लग गया कि अंदर गड़बड़ है। फिस्टुला का कैसे पता चलेगा? फिस्टुला का भी पता लग जाता है, क्योंकि व्हेन यू पास योर फिंगर्स फॉर एग्जामिनेशन, डॉक्टर जब करेगा तो इट्स ऑल स्मूथ एरिया, बट यहाँ पर इरेगुलर है और कहीं वो एक उंगली जाके किसी खड्डे में फंस जाए तो पता लग जाता है यहाँ पे फिस्टुला भी है, और उस फिस्टुला से सारा मवाद उसके पेट में भी जा रहा है, जहाँ पे डिस्टेंशन भी हो रही है। अब क्या करेंगे? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। अब इंटेस्टाइन का आपको अंदाजा हो गया कि अंदर से उसका क्या हाल होगा। ठीक हो गया? ये लो, नाउ वी सेड कि भी इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, तो ये आप इसके मुंह के नीचे छाले देख रहे हो, ठीक है, अल्सर नजर आ रहा है। आइस के अंदर एपिसिक्लराइटिस, ये जो है ना ब्लड, कोई हेमरेज हो गया छोटा सा, ठीक है, ये उसके अगर आई चेक कराओगे तो ये आपको उसके साइड पे ये नजर आएगा। व्हेन यू गो फॉर द लिवर, योर लिवर इज स्टेनोज्ड, और वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता जा रहा है। बिलियरी ट्रैक में गॉल स्टोन, स्क्लेरोसिंग, कोलोनजिसाइटिस जो भी है, कॉलोनीज बना रही है, ये इसका जो गॉल ब्लैडर है वो भी क्या हो गया है, स्क्लेरोसिंग है, बतनी सुकड़ता जा रहा है। then comes your kidney। अब ये किडनी बीमार हो गई है, उसके अंदर भी स्टोन्स है, कॉज मतलब ये सारा कॉज डिजीज का एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स वो बता रहे हैं। फिस्टुला है, एंड देन देयर इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। स्किन को अगर आप गौर से देखो तो एरिथेमा नोड्यूसम, ये पता नहीं क्या है, बहुत कुछ है, गैंग्रीन, यहाँ से जगह ये आप गौर से देखो, ये सारी खराब है उसकी स्किन। इधर भी आप गोडों पे गिटों पे देख सकते हो, सर्कुलेशन में आप उसकी फिल्बाइटिस देख सकते हो। ठीक हो गया? सो यू लर्न अ लॉट बाय द पिक्चर्स आल्सो। ठीक है, बाज़ वक़्त हमें वो लिखा हुआ सा इतना बहुत ज्यादा याद नहीं होता, जितना हम ये डायग्राम्स देखते हैं, इससे हमें बहुत सारा। अब उस वक्त से हम माउथ पढ़ रहे थे, लेकिन जब हम माउथ की तस्वीर देखें तो हम देख के बता सकते हैं ओके दिस इज माउथ के नीचे जो इतने बहुत सारे आपको ये नोड्यूल से नजर आ रहे हैं, इट कैन बी बिकॉज ऑफ क्रॉन्स डिजीज। हो सकता है अभी माउथ से शुरू हुआ है, लेकिन अगर आप ट्रीट नहीं करोगे दिस विल टर्न इनटू माउथ कैंसर। हमने पढ़ा था ना थोड़ा सा, इट कैन टर्न इनटू माउथ कैंसर। बोलो, हम तो तख्त पे बैठ गए, ठीक है, ही सिटिंग ऑन अ थ्रोन, थ्रोन इज तख्त, सो दिस इज द तख्त जिस पे वो बार बार जाके बैठ रहे थे। फेमिनल टेंडरनेस है, पीक एजेस 15 to 40 इयर्स है, ऑटोइम्यून फैक्टर है, नोजिया वोमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन है, टेंडरनेस इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, severe diarrhea, low grade fever, bloody stool, weight loss, severe malabsorption। ये कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस तस्वीर के साथ आप इसको और अच्छे तरीके से, मैं ज़्यादा क्लिप्स इसलिए डालती हूँ थे और रिपीटेडली आपको डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर से क्लियर होता चला जाए। कॉम्प्लिकेशन में आपका एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एब्सेस है, जो कि अभी हम प्रीवियसली पढ़ सके हैं, इंटेस्टाइनल फिस्टुला भी हो सकता है, पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है, और फिस्टुला बन सकता है। एक तो हमने कहा फिस्टुला मौजूद है, एक हम डेवलपमेंट ऑफ फिस्टुला का देखा। ठीक है, ये सारी जो अंदर इकट्ठा होता चला जा रहा है मवाद,
ये अपना रास्ता भी तो बनाएगा बाहर निकलने का, ठीक है। तो जैसे बाहर निकलेगा, एक तो फिस्टुला बन गया, एब्सेस बर्स्ट हो जाएगा, तो ये सारा कुछ आपके एब्डोमेन में जाना शुरू हो जाएगा, दैट विल कॉज पेरिटोनाइटिस। हो गया यहाँ तक। आज हम 2 क्लास पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। एक क्लास में हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू क्लास रहेगी हमारी 9 से 10 और 10 से 11। सो मैं आपको थोड़ी देर पहले रिलीव करूंगी, 10 मिनट पहले, तो ताकि जिसने जाके अपना तख्त पे बैठना है वो जाके बैठ जाए, जिन्होंने जाके थोड़ा सा अपना मुंह धोना है कि भी हमें नींद आ जाएगी, फिर हम जाके मुंह भी धो लेंगे। और अगर आपने अपने पास लाके चाय का कप रखना है तो आप अपना चाय का कप भी पास लाके रख सकते हैं। ठीक हो गया, गुड, ओके। आगे चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। अब इन्वेस्टिगेशन पे क्या, या मोहम्मद फैसल तू कह रहा है बहुत बेहतर है, गुड है, तो वापस भी आना है फिर सेकंड क्लास के लिए, ओके। गायब नहीं हो जाना आप लोग। अभी तक 29 है, 40 में से 29 है। या थैंक यू, मैं वैसे ही बहुत स्वीट हूँ, ठीक। तो बाकियों को भी बोलो वापस आए, जिन जो नहीं आए। 40 में से 28 स्टूडेंट्स हैं यार, शर्म करो, हाफ भी नहीं हो। 49 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, सारे अभी तक ईद मना रहे हैं। ओके, इन्वेस्टिगेशंस में हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, ये सारी उसकी ब्लड टेस्ट है। स्टूल टेस्ट करेंगे एंड माइक्रोस्कोपी करेंगे। उसके अंदर आप सारा ये जो स्टूल टेस्ट के अंदर, जब आप ये कल्चर टेस्ट करोगे, स्टूल कल्चर होता है, ठीक है। अब जब स्टूल कल्चर करोगे और ये सारे एजेंट अगर उसमें बैठे हुए हैं, तो फिर इस एजेंट के मुताबिक डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उससे पहले कोई भी मेडिसिन देना फजूल है, एम फजूल में अपना मैदा खराब करोगे। तो आप लोग क्या करोगे, उसको पहले स्टूल कल्चर के लिए मेक श्योर कि जो कंटेनर है दैट इज आल्सो स्टर्ड, है नहीं वहां से कुजी पकड़ा देना उनको। ठीक हो गया। आपने कल्चर वाली बॉटल लेनी है, उसको लेबल करना है और उसका स्टूल उस कल्चर बॉक्स में डाल के आपने भेजना है। फिर इसका कल्चर जब होगा और उसको वो एजेंट्स मिलेंगे, तो उस एजेंट से पता लगेगा कि इसको कौन सी मेडिसिन हिट करेगी। देन यू गो फॉर एब्डोमिनल एक्सरे। उस एक्सरे में आपको नजर आएगा कहाँ कहाँ पे उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी इरेगुलरिटी जो है, वो सारी आपको बाहर से भी नजर आ जाएगी। जो इंटेस्टाइन्स बड़े खूबसूरती से अपना रास्ता बना रहे हैं, अब वो सुगड़ सुगड़ के बना रहे हैं, ठीक है। ये कुछ आप इसके एक्सरे में भी देखोगे। अब फुल ब्लड काउंट के अंदर आप लोग ये आपको जो इधर पीछे ये सारी एब्रीविएशंस जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, फुल ब्लड काउंट के अंदर इज ए कॉमन ब्लड टेस्ट टू चेक अ पर्सन्स जनरल हेल्थ, ठीक है। आपका पूरा कंप्लीट जो चेकअप है वो करते हैं देखने के लिए ओला, ठीक है। तो उसमें वो क्या करते हैं कि आपका कंप्लीट ब्लड, उसमें पता लग जाता है कि आपको एनीमिया हो रहा है, आपको लेबोरेटरी में जो रेड सेल्स, वाइट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सारे असेस हो जाते हैं। रेड सेल्स आर वाइटल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, ठीक है। अगर रेड सेल्स कम है तो इसका मतलब आपके अंदर ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। तो ये जो है रेड सेल्स जो है वो चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, तो वो अपने बाकी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स को क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है। FBC is full blood count। CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन है। UNEs जो है यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स है। और LFT जो है लिवर फंक्शन टेस्ट है।
अब ये जो यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें क्या आ जाता है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। एंड क्रिटिनिन कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज यू एंड ई, ठीक है। अब जो क्रिटिनिन है उसको उसने कहा कि उन्होंने कलेक्टिवली उसको कह दिया है कि ये क्या है, यू एंड ई है, एंड यू एंड ई इज यूरिया electrolytes are tested to assess how well the kidneys are functioning. यूरिया क्रिएटिनिन जो है ये आपका शो करता है कि आपका जो क्या कहते हैं किडनीज हैं वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं। Ileocolonoscopy and biopsy from the terminal ileum as well as the affected site. Now what they do, क्या करते हैं कि सारा पेट खोलने के बजाय उसका जो कोलन है वहाँ से थोड़ा सा पीस, एक तो उसको मुआयना करते हैं, स्कोपी जब जहाँ भी स्कोपी आएगी वहाँ पर समझ लो ये एग्जामिनेशन है। सो कोलन की इलियम और कोलन की क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं। एग्जामिन करते करते वहां से छोटा सा पीस उन्होंने वहां से ले लिया, ठीक है, जो टर्मिनल साइड है वहां से, सेंटर से नहीं, बिल्कुल कॉर्नर से छोटा सा उन्होंने पीस ले लिया ताकि उसकी बायोप्सी हो सके। देन स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू if upper GI system and upper GI endoscopy, अगर उसने अगर इलियम है तो आपकी इलियमस्कोपी और वहाँ पे होगी। अगर स्मॉल बाउल है तो अगर स्मॉल बाउल को आप चेक करने लगो तो उसका अपर पार्ट, ठीक है, जीआई का जो अपर पार्ट है उसकी एंडोस्कोपी होती है, और अगर जो उसका लोअर पार्ट है जीआई का तो फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी कहलाएगी। EUA, EUA क्या बना, ओके, एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया, एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया बना, ठीक है। सिग्मोइडोस्कोपी होगी अंडर जनरल एनेस्थीसिया। यहाँ तक समझ में आया। हमने इसकी जो ट्रीटमेंट में जो इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हैं तो इलियो कोलोनस्कोपी है और बायोप्सी है, ठीक है। अब ये जो उसकी बायोप्सी के लिए पीस लेंगे वो उसका अफेक्टेड साइट होगा इलियम का, टर्मिनल साइट पे हम देंगे, ठीक है। सेंटर में नहीं पहुंचेंगे हम, उसका टर्मिनल साइट जो है उसको पकड़ेंगे, जो दूर का साइट है वहां से थोड़ा सा पीस लेंगे बायोप्सी के लिए। अब अगर स्मॉल बावल है तो हम देखते हैं स्मॉल बावल का अपर पार्ट है और स्मॉल बावल का निचला पार्ट है, ठीक है। ये आपके पास पूरा इंटेस्टाइन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन का बताया। दिस इज द अपर जीआई। अगर अपर साइड है तो माउथ से उसकी एंडोस्कोपी करनी आसान है, बजाय इसके कि हम उतना लंबा उसका रेक्टम तक जाए चेक करने के लिए, ठीक है। सो हम ऊपर से क्या करते हैं, माउथ से स्कोपी डाल के, ठीक है, वो जो स्कोप है एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप को हम ऊपर से भेजेंगे और उसकी एंडोस्कोपी अपर पार्ट से करेंगे। अब अगर जीआई का जो लोअर पार्ट है तो हम क्या करते हैं, इतना लंबा स्कोप डालने के बजाय रेक्टम से हम क्या करते हैं, स्कोप डाल के, ठीक है, तो हम सिग्मोइडोस्कोपी में उसकी सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, वो भी फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी करते हैं। अब चूंकि ये बहुत पेनफुल होता है, patient will never allow you to touch his bum. So what he does, doctor gave them general anesthesia. थोड़ा सा जनरल एनेस्थीसिया करो, पेशेंट टून हुआ, आपने उसकी सिग्मोइडोस्कोपी तसल्ली से कर दी, है ना। अगर दर्द है तो पेशेंट विल कीप ऑन मूविंग, यू नो, ही वोंट अलाउ यू टू टच हिज बम। तो उसको क्या करना है, आपने थोड़ा सा सेडेट कर देना है, सेडेट करके अपने उसको सिग्मोइडोस्कोपी करना है।
हाउ विल यू मैनेज। अब ये था वो सारी डायग्नोस्टिक बातें जो हमने की। पहले हमने उसका ब्लड टेस्ट देखा, फिर हमने उसका एक्सरेज देखे, फिर हमने उसकी कल्चर्स देखी। इसके साथ साथ अब हम कहते हैं कि जब हमने स्कोप्स लगा के या बायोप्सी के लिए उसको भेजा तो कहाँ से भेजा और कितना भेजा। अपर पार्ट है जीआई का तो हमने एंडोस्कोपी किया, और अगर लोअर पार्ट है तो सिग्मोइडोस्कोपी किया। बस इतनी सी बात है। अब हम देखते हैं कि हम उसको मैनेज कैसे कहते हैं, मैनेज करना है। बंद करने के बाद एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, तो जी हम आ गए फिर से। ओके, सो now Crohn's डिजीज की मैनेजमेंट में आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम देखेंगे। उसके अंदर प्रेडनिसोलोन है, मेथाइल प्रेडनिसोलोन आईवी है, हाइड्रोकॉर्टिजोन है। अब ये सारी मेडिसिन हैं जो कि उसके लिए हम दे रहे हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी आ गई अब इसमें सारी। मैनेजमेंट में ये हम देखते हैं कि तो डॉक्टर जो हैं ज़्यादातर ये वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं नहीं पढ़ूंगी, बहुत मुश्किल मुश्किल बोल रहे हैं। What are the types of 5-ASA drug for Crohn's disease? क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक हो गया, आपके सीखने के लिए आसान हो जाएगा। There are 4 main 5-ASA drugs. Bacillus बेल्साल्जाइड, पता नहीं बेटा, खुद ही पढ़ लेना ये सारे। नाउ व्हाट हैपेंस, Crohn's डिजीज का ये हेल्दी है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन जो है दिस इज द हेल्दी साइन। और ये जो है अगर आप Crohn's डिजीज का गौर से देखो तो ये नीचे की तरफ अगर आपको नजर आएगा कि अल्सर की वजह से मसल्स की हाइपोट्रॉफी हो गई है। हाइपोट्रॉफी और ये स्वेलिंग, ये सारा अंदर से थिकन होने की वजह से ये वाले जो आपको अच्छे हेल्दी ये जो लाइनिंग्स नजर आ रही हैं, और इसकी लाइनिंग्स देखो कितनी तंग हो गई है। ठीक है, अब ये मेडिसिन हम दे रहे हैं। अब जिस इसके इसके हम सर्जिकल साइड पे अगर जाएं, ठीक है, ये जो सारी मेडिसिन आ रही हैं तो उस मेडिसिन को आप खुद ही पढ़ लेना। अब ये सर्जरी के साइड पे हम जाएं तो इफ लिमिटेड टू डिस्टल इलियम, ठीक है, डिस्टल इलियम की तरफ आप जाओ तो वेइंग आउट द रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है, एंड फॉर कॉम्प्लिकेशंस, इसके लिए आपने देखना है कि इसके आपने वजन करना है देखने के लिए कि ये इसके कितना बेनिफिट है सर्जरी उसके लिए, ठीक है, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी कम हो सकती हैं सर्जरी के बाद। या अब कॉम्प्लिकेशन में आप देख लो कि ये स्टीनोसिस है,
ये आप लाइन देख रहे हो जो एरो लगी हुई है, ठीक है, जो ए पिक्चर है, ठीक है, कम टू दी ए पिक्चर। अब उस ए पिक्चर के अंदर दिस इज योर कोलन का डिस्टल पार्ट है, और ये छोटा सा जो पीछे दुमची लटक रही है दैट इज योर अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स ने अपने रास्ता बंद किया हुआ है, वरना ये अपेंडिक्स के अंदर भी घुस है। अब इसके अंदर आप देखो तो ये सारे अंदर गोल 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 बंटियां बैठी हुई हैं, ठीक है, एजेंट्स बैठे हुए हैं, लेट्स से एजेंट्स हैं, ठीक है। अब इन एजेंट्स ने क्या किया, यहाँ पर क्या कहते हैं डिस्टल ल्यूमन की तरफ उनका जो कनेक्शन है उसने ल्यूमन को ही टाइट कर दिया, ठीक है। बी में आप देख सकते हो कि इसकी कंटिन्यूटी इन्फ्लामेशन इज, ये इसकी स्टेनोसिस जो है वो 50% है, ठीक है। फिर बी का जो आपको ये बी जो आपको नजर आ रहा है इसमें इन्फ्लामेशन यू कैन सी 30%, और ये वॉल देख रहे हो, वॉल इज कितना थिक है, ल्यूमन कितना नैरो है, राइट, ओके। साथ ही आप आ जाओ सी की तरफ, ठीक है। सी में यू कैन सी द कनेक्शन। अब इस कनेक्शन में इनका जो 20% ये नजर आ रहा है, 50% आपने ये यहाँ पर ऊपर ए और सी के जो स्टेनोसिस दैट इज 50%, 50% इसका है, 30 इसका है, 20 इसका है जो कि सिग्मोइड कोलन के साथ अटैच्ड है थोड़ा सा, उसमें भी उसने इन्फ्लेमेशन डाली हुई है। सो ये सारे अगर ये कनेक्शन साथ ना हो तो ये तो इंटेस्टाइन अंदर नाच रहे हो एक दूसरे के ऊपर, राइट। तो ये कनेक्टेड क्या है ताकि वो अपनी जगह पे देखो खुदा भी कितना आर्टिस्ट है, उसने इंटेस्टाइन के अंदर भी सारे जोड़ के रखे हैं ताकि इसका खाना उधर चला जाए उसका खाना इधर आ जाए, सारे अपने एक दूसरे को नरिशमेंट देते रहे। नाउ ए बी सी डी, डी को आप ये ब्लैक एंड व्हाइट है, इस ब्लैक एंड व्हाइट के एक्सरे में यू कैन सी दीज ल्यूमन्स जो के टाइट हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो बेरियम स्वॉलो करवा के तो क्या करते हैं उसका डाई ले लेते हैं, और डाई से आप देख सकते हो कि उनको पता लग जाता है कि इसका ल्यूमन कितना टाइट है और कितना वो है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बॉन्स डिजीज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम रेक्टोफिस्टुला देखेंगे कि क्या होता है, रेक्टोफिस्टुला की क्या जो भी है सारा एनल से रिलेटेड, 3 टॉपिक्स हैं, तीनों एनल से रिलेटेड है। सो व्हाट विल डू, विल फिनिश इट टुडे, ठीक है। अभी आप जाओ जाके अपने तख्त पे बैठो, पानी पियो, चाय पियो, और अपना कप शप लेके अपने पास आ जाओ। हम पूरे 10 बजे फिर शुरू करेंगे, ठीक है। ओके डियर।